अंतर्मन की लक्ष्मी भाग 7। घर में बहू का पदार्पण होते ही सास और बहू दोनों ही घर वालों के लिए एक बात की तरह बन जाती हैं। बहू के आते ही अपनी ढलती आयु में भी सास एक जिजीविसा महसूस करती है, क्योंकि उन्हें इस घर के रीति रिवाज रस्मों की जानकारी बहू को देनी होती है। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, साइकोलॉजी पढ़ी मम्मी ने और उसे औजार बनाने के कार्य में मुझे लगाया गया है। अंजना को बालकनी में जाते हुए देखती विनया सोचती है और एक गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर निकल रसोई की ओर बढ़ने लगी। पता नहीं नई नवेली दुल्हन और उसके अरमान कैसे होते हैं। मुझे तो अभी तक नहीं लगा कि मैं नई नवेली दुल्हन हूँ। मनीष के तो कोई अरमान है ही नहीं। एक ही उम्र की होने पर भी नंद से किसी तरह का हंसी मजाक कोई बात नहीं कर सकती। कितना अच्छा था नियम मम्मी ने बनाया था। भले ही दिन भर सब अपने अपने काम में लगे रहो, लेकिन डिनर सब एक साथ ही करेंगे। हाँ, अगर कोई जरूरी कार्यवश कोई समय पर नहीं आ पाया तो उसे भी समझा जाएगा। काश यहाँ का भी माहौल थोड़ा तो सामान्य होता। रसोई में कैबिनेट को पकड़कर खड़ी विनया अपने मायके को याद करती हुई सोच रही थी। अचानक उसे अपने गाल पर पानी की बूंदों के ढलकने का अनुभव कर उसके हाथ खुद ब खुद गाल तक पहुंच गए थे, तो वो चौंक उठी, क्योंकि उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। वो जल्दी जल्दी अपने बहते आंसुओं को पोंछने लगी, क्योंकि उसे इस घर में खुद के साथ सभी को संभालना था, घर का सही अर्थ भी समझाना था। अंजना भी शायद बालकनी में खड़ी अश्रु से ही बातें कर रही थी। दोनों के बीच फिलहाल आंसुओं का बंधन था। इस घर की दोनों बहू ही अपनी अपनी पीड़ा से लड़ रही थी। एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती थी और दूसरी उस हाथ को सशंकित दृष्टि से देखती हाथ को अपने आंचल में छुपाती खुद को पीछे धकेल रही थी। दोनों ही कोरे कैनवास की तरह रंगों की दुनिया खोज रही थी। एक समझ रही थी कि ये रंगों की दुनिया हमारी अंजुरी में ही भरी हुई है, बस जरूरत है इसे आज़ाद करने की, और दूसरी ने परिस्थितियों के सामने खुद को समर्पित कर अपनी अंजूरी इतने कसकर बंद कर लिया था कि वो रंग भी अपना अस्तित्व भूलकर हथेली के रंग की ही होकर रंगहीन हो गई थी। विनया की इच्छा हुई कि जाकर अंजना के बगल में खड़ी होकर दो चार सुख दुख की बातें सुनाए, लेकिन वो जानती थी कि उसके जाते ही अंजना अपने कमरे में आ जाएगी। विनया ने अंजना को बहुत कम ही उनके कमरे के अलावा बिना काम कहीं और देखा था। चलो इसी बहाने कमरे से बाहर तो निकली हैं, इसी बहाने पुरानी चीजों को निकाल सहलाने के बाद खुद के लिए थोड़ा आत्मविश्लेषण करेगी। मैं भी सोती हूँ कल के कर्म क्षेत्र के लिए एक नए सिरे से खुद को तैयार भी तो करना होगा। आत्ममंथन करती विनया संपदा के कमरे असामान्य तरीके से खुली हुई थी, क्योंकि अंजना को इस तरह पहली बार किसी से बेतकल्लुफ होकर बातें करते देख रही थी। वो, ये बच्ची तुम्हारी बहू है ना बहन? अखबार वाला अंजना के सोफे के पीछे खड़ी विनया को देखकर पूछता है। जी मैं इनकी बहू मनीष की पत्नी है ये। विनया हाथ जोड़े आगे बढ़ती हुई कह ही रही होती है कि अंजना बोल पड़ी। विनया चाय वाली घटना से समझ गई थी कि अंजना उसे बहू नहीं खुद की प्रतिद्वंदी की तरह ले रही है, जिस कारण से उसके साथ अंजना का व्यवहार हर समय न खुशी का होता है। इसलिए विनया मुस्कुरा अंजना की इस उक्ति को मुस्कुराकर स्वीकार करती है। ठीक है बहन, चलता हूँ, अब अपना ध्यान रखना। चाय का प्याला ट्रे में रखता हुआ अखबार वाला कहता है। अंजना, ये सब कब तक चलेगा? मुझे इस तरह अनजान लोगों का घर आना बिल्कुल पसंद नहीं है। अखबार वाले के बाहर जाते ही ससुर जी बैठक में आकर कहते हैं। ये अंजना छोटा सा उत्तर देकर ट्रे लेकर वहां से हट गई। आखिर माजरा क्या है, कैसे पता करूं, किससे पूछूं? सुलोचना बुआ से पूछती हूँ आज आई। मनीष के आवाज के जवाब में बोलती हुई विनया सोच भी रही थी। माँ, वो मनीष चाय के लिए बोल रहे हैं। विनया रसोई के दरवाजे पर खड़ी सकुचा कर कहती है। सुलोचना बुआ से क्यों? संपदा दीदी से सारा ब्यौरा लेती हूँ, इसी बहाने उनसे कुछ बातचीत तो बढ़ेगी। थैंक यू भगवान जी। कमरे में मनीष के साथ ही चाय पीती विनया हाथ जोड़ती हुई बड़बड़ा उठी और इस चक्कर में थोड़ी सी चाय छलक कर नीचे गिर गई। कहाँ दिमाग रहता है तुम्हारा? क्या बड़बड़ा रही थी? चाय गिरता देख मनीष नाराज होकर बोला।
बस अभी साफ कर देती हूँ चाय को, एक ही सांस में खत्म करती दुनिया कहती है। आज के लिए इतना ही। इसका अगला भाग जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें